नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसके तहत आज का जो हमारा लेक्चर है वो 8 नंबर का है। यदि आप लोगों ने अभी तक पीछे का नहीं देखा है तो एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ से जो है यूपी की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो करा दी गई हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की चीज़ें आ रही हैं। विनीत सर द्वारा भी क्लासेस लाई गई हैं, हिंदी की क्लासेस पढ़ी हुई हैं प्रभा मैम की। तो पूरा समृद्धि टीम जो है आप लोगों की सफलता के लिए लगा हुआ है कि आप लोग जो है बेहतर करके आइए। बस चीज़ों को थोड़ा सा यही है कि एक बार से देखिए, कोई भी चीज़ अगर एक बार पढ़ेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन की समस्या बनी रहती है। तो काम आप ये भी कर सकते हैं कि हमारे साथ पेन पेपर लेके बैठिए और जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहिए, आपका अपना एक नोट्स बन जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो एक दो बार रुक करके रिवीजन कर लीजिए। और इसमें भी दिक्कत आ रही है तो पीडीएफ जो है संस्थान में जो है टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष में जो प्रमुख तथ्य हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका। तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए ये है कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश जो है दूसरा महत्वपूर्ण राज्य बना हुआ है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मतलब भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब कौन है, तो वो उत्तर प्रदेश है। नंबर 1 पे कौन है, महाराष्ट्र है। फिर 2025-26 के बजट का आकार कितना है, तो ये एकदम डाटा याद रखिएगा, 8,08,736.06 लाख करोड़ रुपए का जो है हमारा ये बजट है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर राजकोषीय घाटा कितना है हमारा, तो 2.97% है। राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश से कितना है, तो 2.97%। प्राथमिक घाटा कितना है, 0.88%। तो एक तो ये डाटा याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट है। और प्राथमिक घाटा तो खैर नहीं पूछा, लेकिन लगे देख लीजिए कि 0.88% है। और उत्तर प्रदेश का राजकोषीय तथा प्रारंभिक घाटा बजट 25-26 में जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो वही 2.97%। और प्राथमिक घाटा कितना है, तो 0.88%। तो ये एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपके जेहन में पीवाईक्यू होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ से कई बार जो है यूपी कमीशन ने इन आंकड़ों को पूछा है, तो आप इनको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का बजट अनुमान 2025-26 में कितना है और 24-25 के सापेक्ष उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए, पीछे तो मैंने बता ही दिया है, तो ये तो आप जान ही रहे हैं। अगर वृद्धि की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 2024-25 के सापेक्ष जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, तो 9.8% बढ़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 9.8% जो है वो उत्तर प्रदेश की जो है जीडीपी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय जो है वो गोरखपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 तक महिला श्रम शक्ति की भागीदारी कितने प्रतिशत थी, तो देखिए अब आप कहेंगे सर ये 2023 तक का ही आंकड़ा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट आंकड़ा अभी आया नहीं है। 2023 तक के आंकड़े में जो महिला श्रम शक्ति की भागीदारी थी वो 32.1% थी। कितनी थी, 32.1%। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2025 तक नल से जल की आपूर्ति का विस्तार कितने प्रतिशत क्षेत्रों तक हो चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 88.42% तक का विस्तार हो चुका है। किसका, तो नल से जल योजना का। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये योजना जो है कब शुरू की गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि करता क्या, जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उसका ईयर पूछ लेता है कि कौन किस ईयर में है और वो मिलाने को कह देता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए, तो ऐसे ऐसे तैयार करिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो ये योजना चली कि नल से जल का जो प्रोग्राम है वो कब जो है लॉन्च किया गया है और ये केंद्र सरकार की परियोजना है, तो आप लोग बताइएगा। उत्तर प्रदेश किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, कई बार मैंने बताया है। अयोध्या को जो है
मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में विभागों को किए गए धन आवंटन में शीर्ष 5 क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए, विभागों में यदि आवंटन वाले जो शीर्ष 5 क्षेत्र देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा में सर्वाधिक है, नंबर 2 में सौर ऊर्जा है, तीसरे में पुलिस विभाग है, चौथे में लोक निर्माण विभाग और पांचवें में क्या है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। तो ये याद रखिएगा, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जो है वो वित्त का आवंटन किया गया है बजट 2025-26 में। उत्तर प्रदेश के 25-26 के बजट में किस योजना में सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई है? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक आवंटित धनराशि है वो किस योजना के लिए है? तो देखिए, योजना और क्षेत्र में कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ भी देखिएगा कि क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा और किस योजना में? तो सर्व शिक्षा अभियान में। तो सर्व शिक्षा अभियान में जो है सबसे ज़्यादा जो है बजट खर्चा किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किस कर का है? मतलब उत्तर प्रदेश का जो राज्य कर का जो है कोष, उसमें सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है राज्य वस्तु एवं सेवा कर से। राज्य वस्तु एवं सेवा कर से जो है उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और डीबीटी के देशव्यापी निष्पादन में कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो इन दोनों में ही है जो है उत्तर प्रदेश को प्रथम रैंकिंग प्राप्त हुई है। मतलब जीवन ज्योति बीमा योजना और डीबीटी योजना, इन दोनों के संचालन में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? तो इन दोनों के संचालन में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग प्रथम है। 2022-23 के पुनरीक्षित अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि जो आप लोग जानते ही होंगे कि जो इकॉनमी होता है उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है एग्रीकल्चर से संबंधित होता है, जिसमें पशुपालन भी आ जाता है। सेकेंडरी जो क्षेत्र होता है, द्वितीयक जो होता है, वो उद्योगों से संबंधित होता है। और थर्ड जो क्षेत्र होता है, तृतीयक जो होता है, वो सेवा क्षेत्र से होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का अगर उत्तर प्रदेश के जीडीपी में योगदान देखा जाए 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार में, तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो करीब 25.78, मतलब 26% करीब योगदान है वो प्राथमिक सेक्टर का। वहीं द्वितीयक सेक्टर का योगदान देखा जाए तो 28.81% है। और सबसे अधिक योगदान अगर देखा जाए तो ये सेवा क्षेत्र का है 45.40%। 45.40% जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे याद है कि यहाँ से भी जो है प्रश्न बनता है और बेसिकली पूछता इसको है कि उत्तर प्रदेश के जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान कितना है? तो 25.78% है। तो अगर 26% भी आए, 25.78 ना रहे, तो आप लोग 26% भी लगा सकते हैं। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? तो ये हथकरघा है। मतलब प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार कौन प्रदान करता है? तो एग्रीकल्चर प्रदान करता है, क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे कि प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी जो है वो कहाँ मतलब संलिप्त है, किस चीज़ में? तो वो एग्रीकल्चर में है। और दूसरे में हथकरघा जो उद्योग है वो दूसरा रोजगार प्रदाता सेक्टर है उत्तर प्रदेश का। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल, मतलब भारत और उत्तर प्रदेश दोनों की, मतलब भारत की पहली और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कौन है? प्रतापपुर देवरिया। और इसका स्थापना वर्ष कब है? 1903 में। मतलब प्रतापपुर एक जगह है देवरिया में, वही जो चीनी मिल है वो भारत की सबसे पहली चीनी मिल है और स्थापना वर्ष है 1903। देश में सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ हैं? तो देश में सर्वाधिक चीनी मिलें जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं, 246 मिले हैं। जबकि चीनी उत्पादन में या गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष पे है। और एथनॉल उत्पादन में कौन है? तो एथनॉल उत्पादन में जो है वो महाराष्ट्र पे है। मैंने पीछे सारे क्लासों में कराया है, यदि अभी तक आप लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। ब्रह्मोस एनजी प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और इसको तो लगभग हम हर वीडियो में दे रहे हैं, तो यहाँ भी आ गया है ये। मसाला पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट है।
मसाला पार्क उत्तर प्रदेश में है, रायबरेली जिले में। मसाला पार्क रायबरेली। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ऑप्ट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड व टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट कहाँ है? तो लखनऊ में। देखिए स्कूटर इंडिया लिमिटेड पूछे, ऑप्ट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड पूछे या टाटा मोटर्स की बात करें तो ये सभी कहाँ हैं? तो ये सभी जो है लखनऊ में है। फिर मॉडर्न बेकरीज कहाँ है? तो मॉडर्न बेकरीज जो है वो कानपुर में है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है? तो मॉडर्न बेकरीज जो है वो कानपुर में है। सिंगरौली कोयला खान, तो सिंगरौली कोयला खान अगर आपने पीछे का वीडियो देखा होगा तो मैंने विस्तार से बताया था, सिंगरौली कोयला खान जो है वो सोनभद्र में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है? तो ये नैनी में है और नैनी प्रयागराज में है। फिर रायबरेली व मनकापुर में भी। तो अब अगर आए तो नैनी अगर ना रहे तो रायबरेली और मनकापुर को भी याद रखिएगा। बेसिकली ये करता क्या है कि देगा तो नैनी जरूर देता है और आपको नैनी को ही लगाना है। इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड कहाँ है? तो इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड जो है वो बाराबंकी में है। फिर इंडियन ऑयल का तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो इंडियन ऑयल का तेल शोधक कारखाना जो है वो मथुरा में है। इंडियन ऑयल का तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। यूरिया उर्वरक कारखाना जिसे इफ्को कहा जाता है वो देखिए उत्तर प्रदेश के दो जगह है, एक तो फूलपुर प्रयागराज में है और दूसरा कहाँ है? तो आंवला बरेली में है। तो यूरिया उर्वरक कारखाना या नैनो यूरिया संयंत्र, देखिए यहाँ दिया भी है। तो ये दोनों चीज़, यदि यूरिया उर्वरक कारखाना पूछे या नैनो उर्वरक संयंत्र की बात करें तो दोनों कहाँ हैं? तो एक तो प्रयागराज के फूलपुर में है और दूसरा आंवला कहाँ में है, और वो आंवला कहाँ है? तो बरेली में है। अफीम कारखाना कहाँ है? तो अफीम का कारखाना कहाँ है? तो गाजीपुर में है। देसी घी उद्योग के लिए फेमस कौन सा जिला है? तो देसी घी उद्योग के लिए फेमस है औरैया। औरैया में जो है वो देसी घी उद्योग बड़े पैमाने पर जो है वो संचालित किया जाता है। और पीतल मूर्ति का जो उद्योग है तो वो अलीगढ़ में भी है, मुरादाबाद में भी, अयोध्या में भी है। पीतल मूर्ति उद्योग कहाँ है? तो अलीगढ़, मुरादाबाद और फिर जो है अयोध्या। देखिए आगे बढ़ने से पहले संस्थान के द्वारा ये मुख्य परीक्षा के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे यदि आप यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो वहाँ मुख्य परीक्षा की ही बड़ी भूमिका है। अभी आप आरओ दे रहे होंगे तो आप लोग पीटी की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग को लग रहा होगा कि पीटी एक बार निकल जाए तो मुख्य परीक्षा तो हम ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन विश्वास मानिए जब आप पीटी दे लेंगे तो आपको फिर लगेगा, जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में आएंगे तब लगेगा कि यार पीटी में तो कुछ पढ़ना ही नहीं था, असली पढ़ाई तो मेंस की होती है। तो और सही भी है, इसीलिए उसको मेंस कहा गया है, मतलब मुख्य परीक्षा कहा गया है। बाकी तो सारी जो परीक्षाएं होती हैं, जो भी स्क्रीनिंग परीक्षाएं होती है, भीड़ छांटने का जरिया होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है कि हम क्रीम बच्चों का चयन करें और उनको मुख्य परीक्षा में बैठाएं। मतलब मुख्य परीक्षा का जो फाइट है वो अच्छों में अच्छा का संघर्ष है। और अच्छों में अच्छा आप कैसे बन पाएंगे? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आपका संघर्ष किससे होने वाला है? यहाँ आपका संघर्ष उन बच्चों से होने वाला है कि जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, वो रैंक सुधार के लिए यहाँ आए हुए हैं। आपका संघर्ष यहाँ उन बच्चों से होगा कि जो 3-4 इंटरव्यू दे के बैठे हुए हैं, एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है उनका। आपका संघर्ष उन बच्चों से होगा जो एटलीस्ट 6-7 मेंस लिख करके बैठे हुए हैं, उनकी भी तैयारी शानदार है। आपका संघर्ष उन बच्चों से होगा कि जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ अगर थोड़ी सी भी आपकी लापरवाही होगी तो चीज़ों को समेट नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि आप अपने आसपास देखते होंगे लोग पीटी तो पास हो जाते हैं और पीटी पास होने की श्रृंखला लगा देते हैं कि मतलब एक से सीनियर हैं भैया लोग हैं कि 8 पीटी 10 पीटी पास हुए हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि सर आप इंटरव्यू दिए हैं तो नहीं, क्यों? मेंस में रह जाते हैं। और मेंस में वही है कि जब तक आप मेंस को लेकर के कुछ साइंटिफिक अप्रोच नहीं बनाएंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप मेंस को बहुत अच्छे से कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आंसर राइटिंग में क्या है ना कि उत्तर लेखन का एक ऑर्डर होता है कि कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है, कैसे प्रश्न के सारे डायमेंशंस को कवर करना है, वो भी टू द पॉइंट बने रहते हुए। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ सीखेंगे? सारी चीज़ें आप जो है मेंस आंसर राइटिंग में ही सीख सकते हैं। और बहुत से बच्चों का ये रहता है कि सर हमारा प्रश्न छूट जाता है। तो वो क्यों छूट जाता है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती, आपका रिवीजन नहीं रहता। तो आप
परीक्षा के समय में भी बहुत सी चीज़ें सोच सोच कर करते हैं, और जब आप बहुत सी चीज़ें सोच सोच करके करेंगे तो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तो आपकी चीज़ें छूटेंगी ही छूटेंगी। मतलब मुख्य परीक्षा में जब आप जाइए, चाहे यूपीएससी के बच्चे हो या किसी भी स्टेट के बच्चे हो, तो इस लेवल पे मुख्य परीक्षा की तैयारी करके जाइए कि वहाँ की अगर आप 20 क्वेश्चन एक पेपर में कर रहे हैं तो एटलीस्ट 12-13 प्रश्न आपके जो हैं वो एकदम रटे हुए हो। मतलब और 20 आप कहेंगे सर मुख्य परीक्षा में 12-13 प्रश्न कैसे आ जाएंगे, विश्वास मानिए हमारे टेस्ट सीरीज से ही आप लोगों ने फीडबैक भी देखा होगा, जो बच्चे हमारे टेलीग्राम पे जुड़े होंगे, वो एक एक प्रश्न पत्र में मैंने 15-15, 16-16 प्रश्न डायरेक्ट फंसाए हैं। मतलब 15-16 प्रश्न तक हमारे आए हैं, और 2-3 प्रश्न नहीं आते हैं तो वो कहीं नहीं आते हैं, क्योंकि परीक्षा है, कोई भी 20 में 20 की गारंटी नहीं ले सकता, और अगर कोई ये गारंटी ले रहा है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, और आप मूर्ख मत बनिए। यदि PYQ देखेंगे तो परीक्षा है, आप मान के चलिए कि 2-3 प्रश्न आपको जोड़ तोड़ के ही लिखने होंगे, लेकिन आपको रैंक लाने के लिए आपको नंबर ही कितने चाहिए भाई, आप 60-65% तक नंबर ला लीजिए, आप टॉपर वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। बस इतना नंबर तो लाइए, और इससे ज़्यादा संस्थान आपको करा दे रहा है। तो यहाँ जुड़िए, ये हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, यहाँ रोज़ाना आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपकी कॉपी का मार्किंग किया जाएगा, मॉडल आंसर दिया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें। अभी पेपर 1 से बैच स्टार्ट है, तो आप लोग जो है इसका लाभ उठाइए। इसी तरीके से आपकी कॉपी आप देखेंगे, देंगे, इसका मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, और साथ ही साथ जो है हम मॉडल आंसर भी देंगे। और ये मॉडल आंसर पेपर 1 से लेकर के 6 तक के बीच में 750 प्लस प्रश्न जो है हम कराने वाले हैं, और ये प्रत्येक टॉपिक से होगा। तो सोचिए अगर मुख्य परीक्षा के पहले आप इतने प्रश्न करके चले जाएंगे तो फिर कौन सा आपका टॉपिक छूटेगा, या क्यों नहीं आप यहाँ से 70-75-80% तक एक्यूरेट सही करके आ जाएंगे। तो इसको ज्वाइन करिए। पीतल घंटी एवं घुघरू उद्योग कहाँ है, तो जलेसर में है, एटा। बहुत बार पूछा गया है कि घुघरू जो उद्योग है वो कहाँ का फेमस है, तो जलेसर एटा का फेमस है। और पीतल बर्तन उद्योग कहाँ, तो मुरादाबाद, संत कबीर नगर और वाराणसी। देखिए पीतल बर्तन उद्योग की बात कर रही है, और इसलिए प्रश्न की भाषा पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो पीतल, अब देखिए पीतल घंटी यदि पूछे या घुघरू पूछे तो जलेसर एटा में है। बर्तन की बात की जाए तो मुरादाबाद, संत कबीर नगर, वाराणसी में। और कैंची उद्योग कहाँ का फेमस है, तो कैंची उद्योग जो है वो मेरठ का फेमस है। कैंची उद्योग मेरठ का फेमस है। ताला उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो ताला उद्योग अलीगढ़ का ताला है, और ये तो आप सभी लोग जान रहे होंगे, आसान सा है। और चाकू उद्योग तो रामपुरी चाकू, हम लोग बचपन से ही सुनते थे, देखते भी तो डर लगता था, मूवी में ऐसे ही बटन दबाता था शायद से खुलता था, तो वही चाकू है। और वो कहाँ बनता है, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में बनता है। और बीड़ी उद्योग में देखा जाए तो बीड़ी उद्योग में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही, बांदा, चित्रकूट है। और तंबाकू उद्योग में देखा जाए तो फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कानपुर, वाराणसी। तंबाकू उद्योग में फर्रुखाबाद, मैनपुरी, वाराणसी और कानपुर है। सिगरेट निर्माण उद्योग, तो सिगरेट निर्माण उद्योग में सहारनपुर और गाजियाबाद। सिगरेट निर्माण उद्योग में एक तो सहारनपुर है, दूसरा गाजियाबाद है। लकड़ी खिलौना उद्योग में देखें तो वाराणसी है, लखनऊ में, चित्रकूट है, फतेहपुर है। लकड़ी के खिलौने में कौन सा है, तो वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट, फतेहपुर। पत्थर के खिलौने में तो पत्थर के जो खिलौने बनाए जाते हैं वो चित्रकूट में बनाए जाते हैं। और खेल का सामान तो मेरठ को लेकर के तो आप लोग जान ही रहे होंगे, और आगरा, बरेली में है, लेकिन मुख्यतः मेरठ में है, और ये मेरठ ही ऑप्शन में दिया रहता है। बांसुरी उद्योग कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बांसुरी उद्योग जो है वो पीलीभीत से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी, तो कानपुर में हुई थी 1954 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर 1954। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये भी कानपुर में है 58 में। तो ये दो देखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स नगर लिमिटेड लखनऊ में।
राज्य श्रम विकास एवं विपणन लिमिटेड, ये आगरा में है। देखिए इसमें सन तो नहीं पूछता, बस ये पूछता है कि कहाँ है। और यहाँ उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तो 2-3 बार पूछा है। राज्य श्रम विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा को लेकर के कई बार पूछा है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है, तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश का राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये भी जो है कानपुर में है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं एक जिला एक उत्पाद जो हमारी योजना है। तो सबसे पहले तो आप कमेंट करके इतना ही बताइए कि एक जिला एक उत्पाद जो योजना है वो कब से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। और जो भी गंभीर बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें, कम से कम इससे हमको ये लगेगा कि आप लोग हमारे साथ साथ एकदम अवेयर बने हुए हैं। तो अमरोहा में देखा जाए तो वाद्य यंत्र, अगर ढोलक के बारे में पूछा था तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अमरोहा का क्या प्रसिद्ध है, तो ढोलक प्रसिद्ध है। औरैया में दूध प्रसंस्करण मतलब देसी घी, औरैया देसी घी है, अमरोहा ढोलक है। आजमगढ़ में जो है काली मिट्टी, आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ मतलब ब्लैक सॉइल से जो निर्मित कलाकृतियाँ हैं तो वो कहाँ की फेमस हैं, तो वो आजमगढ़ की फेमस है। और अयोध्या में क्या फेमस है, तो अयोध्या का गुड़ फेमस है। तो अयोध्या चूँकि याद रख लीजिए इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट स्पॉट जिला है, भगवान राम का मंदिर बन ही गया है। और हम लोग तो चूँकि बगल के रहने वाले हैं तो कई बार गए भी, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये है गुड़, अयोध्या का गुड़। और मूज उत्पादन में कौन सा है, तो अमेठी। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो मूज उत्पादन में अमेठी है। बलिया की बिंदी है, मतलब जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं वो कहाँ का फेमस है, तो बलिया का। इसी तरीके से जो चूड़ी पहनती हैं तो वो कहाँ का है, फिरोजाबाद का है। और सूरमा की बात आ जाए तो सूरमा कहाँ का है, बरेली का। तो बरेली का सूरमा, फिरोजाबाद की चूड़ी, बलिया की बिंदी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो महिलाओं से हैं और फेमस है। भदोही का जो है कालीन है, भदोही का कालीन उद्योग है। एटा का घुघरू घंटी या पीतल उत्पाद, वही जो भाई जलेसर, बेसिकली उसमें क्या है ना कि जलेसर पूछता है, तो जलेसर एटा में ही है और वहाँ का घुघरू घंटी या पीतल उत्पाद। फिर गौतम बुद्ध नगर में क्या है, तो रेडीमेड गारमेंट्स। और यहाँ वाकई में नोएडा में जो है बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में फैक्ट्रियाँ स्थापित हैं रेडीमेड कपड़ों की। हाथरस का हींग है, जो हम लोग खाने में हींग का प्रयोग करते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में सबसे ज़्यादा उसका महत्व है, मतलब महत्व क्या प्रोडक्शन होता है, तो हाथरस के ज़िले में हाथरस का फेमस है, हींग फेमस है। गोरखपुर का टेराकोटा, गोरखपुर का टेराकोटा ये बहुत भी इम्पोर्टेंट। और कन्नौज का इत्र, तो ये तो मुझे लगता है सभी लोग जान ही रहे होंगे। कुशीनगर का क्या है, तो केला फाइबर, कुशीनगर केला फाइबर। मेरठ क्या है, खेल की सामग्री। मिर्ज़ापुर जो है कालीन और मेटल उद्योग। देखिए अगर कालीन को लेकर के, जो दरी को लेकर के भदोही नहीं है, मिर्ज़ापुर है, तो वो भी चलेगा, लेकिन बेसिकली वो भदोही है। और आयोग कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि दोनों ऑप्शन दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। वो कालीन उद्योग या दरी उद्योग के बारे में देगा तो बेसिकली वो देता है भदोही ही है। प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1975 में किया गया था। और प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है, तो प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में बच्चे क्या करते हैं कि वो इलाहाबाद प्रयागराज से जोड़ लेते हैं आनंद भवन, चूँकि नेहरू जी का जो घर रहा है वहीं रहा है। इंदिरा जी का बचपन प्रयागराज के आनंद भवन में ही व्यतीत हुआ है और वहाँ नेहरू खानदान की बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं, तो लोग वहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, वहाँ भी नक्षत्रशाला है, तो जनरली लगा देते हैं प्रयागराज, वो गलत हो जाता है। देखिए इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो है वो रामपुर में है। इसी तरीके से आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, ये भी रामपुर में है। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है रामपुर में है। और विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है, तो विज्ञान नगरी जो है वो लखनऊ है उत्तर प्रदेश का। प्रदेश एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना की गई है तो लखनऊ में की गई है। और उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र में है।
सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला। यदि आप लोगों ने मेरा पीछे जो जनसंख्या का मैंने जो वीडियो नहीं कराया है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लें, बहुत ही फ्रूटफुल है और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। मैंने वहाँ डिटेल से कराया है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा, ये भी सोनभद्र में है। देखिए एससी का प्रतिशत और वैसे तो दोनों की आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो सोनभद्र में है। निम्न में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी, तो थारू। मतलब उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है वो प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति वाली जनसंख्या वाली जनजाति है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था, तो केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को 2003 में जो है वो अधिसूचित किया गया था। पर हिया जनजाति, ये पहरिया होता है, पहरिया जनजाति जो है निवास करती है। तो पहरिया जनजाति जो है, सहरिया हुआ, पहरिया हुआ, तो ये सब सोनभद्र में निवास करती है। और थारू समाज में पहले किस प्रकार का परिवार पाया जाता था, तो थारू समाज में क्या था, जो पहले परिवार था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। मतलब यहाँ क्या था कि मात्र की मतलब जो महिलाओं की स्थिति थी थारू समाज में वो घर के मुखिया वाली होती थी। फिर अगरिया जनजाति निवास करती है तो सोनभद्र में। देखिए अगरिया, पहरिया, सहरिया, ये सब जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये सारी जनजातियाँ जो है निवास करती हैं सोनभद्र में। कर्मा किसका लोक नृत्य है, तो कर्मा जो है एक खरवार जनजाति है, उसका लोक नृत्य। कर्मा जो है खरवार जनजाति का लोक नृत्य है। निम्न में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है, तो बिरादरी पंचायत पाई जाती है कहाँ, तो बुक्सा में पाई जाती है। बिरादरी पंचायत कहाँ पाई जाती है, तो ये बुक्सा में पाई जाती है। अगरिया, बैगा व भुइया अनुसूचित जनजाति मुख्यतः निवास करती हैं सोनभद्र। मैंने पीछे ही बताया अगरिया, बैगा और भुइया जनजाति जो निवास करती है वो कहाँ करती है, तो वो सोनभद्र में करती है। फिर जन कल्याणकारी महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं हैं और प्रदेश की तो महत्वपूर्ण है, कुछ केंद्र सरकार के द्वारा भी जो योजनाएं चलाई जाती हैं। तो होता क्या है कि इनको मिलाने को दे देता है और ये 2-3 प्रश्न यहाँ से आने तय होते हैं। तो यहाँ कुछ हम सेलेक्ट किए हैं और मुझे विश्वास है कि यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला, महिला मिशन सारथी का शुभारंभ कब किया गया, तो महिला मिशन सारथी का शुभारंभ किया गया है 22 अक्टूबर 2023 को। महिला मिशन सारथी योजना का शुभारंभ किया गया है 22 अक्टूबर 2023 को। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत की गई है 2021-22 से और इसके तहत होगा क्या कि 6 माह से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों को 11 से 14 वर्ष एनीमिया ग्रस्त किशोरियों हो। मतलब इसमें क्या है कि 6 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों और 11 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं होती हैं जो बेसिकली एनीमिक होती हैं, तो उनको इसके माध्यम से कवर किया जाएगा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये 29 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है और पीएम जन आरोग्य योजना से वंचित लोगों के लिए 5 लाख तक के इलाज हेतु ये व्यवस्था लाई गई है। तो पीएम जो आरोग्य योजना है, चूँकि वहाँ भी यही प्रावधान है, लेकिन वहाँ से जो प्रदेश के निवासी वंचित हैं वो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ सकते हैं, जिसका शुभारंभ 19 अक्टूबर 2021 से हुआ है। और सेम जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो इनिशिएटिव लोगों को मिल रहा है, वही इसके तहत प्रदेश के नागरिकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कब शुरू किया गया था, तो अक्टूबर 2017 में और कम से कम 10 जोड़ों का एक साथ प्रति जोड़ा 1 लाख। मतलब इसमें क्या है कि कम से कम 10 जोड़े को एक साथ विवाह, मतलब इस शर्त है कि 10 जोड़े रहेंगे तो एक साथ उनके सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा और प्रति जोड़ा जो है 1 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदेश सरकार देती है इसके लिए। फिर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो 23 सितंबर 2018 से प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का, तो वही है कि जो आयुष्मान भारत योजना है
वो कब शुरू की गई थी? तो 23 सितंबर 2018 से शुरू गई थी। और इसमें प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो करा सकता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, तो ये 25 अक्टूबर 2019 से शुरू हुई थी और बालिकाओं के जन्म से 12वीं कक्षा तक के 6 चरणों में 25,000 रुपये दिए जाएंगे। मतलब मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो है वो जब बालिका जन्म लेगी तब से लेकर के और 12 तक की पढ़ाई तक के बीच उसको 25,000 जो है वो 6 चरणों में प्रदान किए जाएंगे। केंद्र राज्य के सहयोग से 10 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन को जो है संचालित किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार ये पूछा भी गया था कि प्रदेश सरकार के मतलब केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट शहरों को जो है संचालित किया जा रहा है? तो उसका उत्तर होगा 10। और वो कौन से हैं? तो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी व अलीगढ़। फिर एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? तो 24 जनवरी 2018 से। एक जिला मतलब वही जो मैंने पीछे आप लोगों से पूछा था कि आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो ये कब शुरू की गई थी? तो 24 जनवरी 2018 से। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना कब शुरू किया गया था? तो 24 जनवरी 2025 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना कब शुरू किया गया है? तो 24 जनवरी 2025 को, एकदम लेटेस्ट है। पीएम कुसुम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 2023 को। पीएम कुसुम योजना 22 दिसंबर 2023 को। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 में। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत जो हुई थी वो वही कोविड के बाद हुई थी। और कब हुई थी? मतलब कोविड के ड्यूरेशन में ही हो गई थी, तो अप्रैल 2020 में। और इसके तहत क्या है कि एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के रूप में आरंभ। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को जो है वो निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब पीएम गरीब कल्याण योजना जो अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी, इसके तहत देश के 80 करोड़ जो है लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। एक जिला एक खेल योजना, देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो मैंने पीछे बताया कि वो 2018 में शुरू हुई थी, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जो खेल योजना है वो कब शुरू हुई थी? तो वो शुरू हुई थी 2022 को। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गेम कब शुरू हुआ था? 2022 को। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू हुई थी? तो 29 अक्टूबर 2021। पीछे मैंने बताया है, रिपीट हो रहा है। और अनूठी उपहार योजना ये 2021 में शुरू हुई थी और ये उत्तर प्रदेश की योजना है। अनूठी उपहार योजना जो है ये उत्तर प्रदेश की योजना है और ये 2021 में शुरू की गई थी। सबरी संकल्प योजना किसके लिए है? तो ये महिलाओं और बच्चों के लिए। सबरी संकल्प योजना तो सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और ये महिलाओं और बच्चों के लिए है। फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाया जा रहा है 2017-18 से। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था 1993 में। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 1993 में। प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना कब से शुरू की गई है? तो 1975 में। प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना शुरू की गई है 1975 में। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया है? तो 2021 में। जो मिड डे मील योजना थी उसका नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है और ये नामकरण कब किया गया है? तो वर्ष 2021 में। तो अब अगर मिड डे मील योजना की जगह पीएम पोषण योजना आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही पुरानी वाली योजना है, केवल नाम बदला है। और ये नाम बदला है कब? 2021 में। निम्नलिखित में से कौन सी जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो जननी सुरक्षा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है मातृ मृत्यु तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, मतलब जच्चा बच्चा दोनों के मृत्यु दर में कमी लाना ही जो है ये जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो 2016 में। मुस्कान स्कीम कब शुरू की गई थी? तो 2022 में। मुस्कान स्कीम जो है वो 2022 में शुरू की गई थी। और मिशन इंद्रधनुष 2014 में। मिशन इंद्रधनुष 2014 में।
और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मैंने पीछे ही बताया 2018 में। तो चलिए आज का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था वो मैंने करा दिया है। और अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें तो देखिए, ये तो मैंने बताया है। यदि अभी तक आप लोग इसे ज्वाइन नहीं किए तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, क्योंकि मुख्य है, बाकी तो सब मोह माया है। अगर पीटी के लिए 2.5-3 महीना बहुत गंभीरता से पढ़ देंगे तो तैयार हो जाएगा। और बेसिकली आप मुख्य परीक्षा पढ़िए, पीटी तो आपका स्वतः तैयार हो जाएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा के ही टॉपिक से जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वहीं से कुछ फैक्ट ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपका पीटी भी तैयार होता रहेगा। तो अप्रोच तो यही होना चाहिए कि पहले आप मेंस की तैयारी मन भर के करिए, बढ़िया से करिए, तो पीटी तो स्वतः तैयार होगा। पीटी के 15 दिन 1 महीना पहले थोड़ा गंभीरता से लग जाइएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। और आप लोग ये मांगते हैं कि सर इसका टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ कहाँ मिलेगा, एक सेकेंड। तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप यहाँ सब्सक्राइब इसको ज्वाइन करें। जो भी हमारे द्वारा क्लासेस लाई जा रही हैं, विनीत सर द्वारा, प्रभा मैम द्वारा, सबकी क्लासेस का पीडीएफ आपको यहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और ये 2 चैनल हैं, एक तो हमारा समृद्धि आइस है जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा चैनल जो है वो संदीप मिश्रा ऑफिशियल है। यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करें। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हो या आप चाहते हो किसी टॉपिक पे संस्थान के द्वारा वीडियो बनाया जाए तो आप वो भी अपना कमेंट करिए, हम लोग उसको भी कंसीडर करेंगे। तो चलिए, और लास्ट में यदि आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं या आप बात करना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।